एवरीवन, मैं आयुषी भार्गव मौर्य गुरु के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कुछ क्वेश्चंस की जो आपके प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो आपके लास्ट ईयर पेपर्स में भी आए हैं। हमने उनके कुछ क्वेश्चंस की बात करी थी, तो आज हम उनके और क्वेश्चंस की बात करेंगे ताकि हमारी और बेहतर प्रैक्टिस हो पाए और हमारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ठीक है भाई, a teacher can encourage children to become effectively problem solvers। इसमें पूछा है कि भाई टीचर एनकरेज कैसे कर सकता है बच्चों को कि बच्चे जो हैं वो एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बन जाए, मतलब इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बन जाए। ठीक है, अब देखते हैं कैसे हो सकता है, ऑप्शंस देखते हैं। हमने, आपको पता है, बार बार जब हमने प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करी थी तो हमने बात करी थी कि भाई क्या होना चाहिए कि हम जो सारे काम करा रहे हैं वो बच्चे को गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि बाहर जो सोसाइटी में उसे प्रॉब्लम्स आने वाली है या जो उसके लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है उनके बेसिस पर हम उन्हें यहीं पे उनकी स्ट्रैटेजीज टेक्निक्स बताएं कि वो बाहर की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बारे में हमने बात करी थी कि भाई हम वो कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने प्रोग्रेसिव एजुकेशन में ये देखा कि भाई वो प्रॉब्लम सॉल्वर और क्रिटिकल थिंकिंग पे उन्होंने हमेशा बहुत फोकस किया है। आपको कुछ कुछ टर्म्स हैं जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, आपको उन टर्म्स का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, तो चलिए आइए फर्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं। पाठ्य पुस्तक से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उन्हें भरपूर अवसर देना, यानी गिविंग देम प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू आंसर काइंड्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। आप उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे अवसर दे रहे हैं कि भाई टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं, टेक्स्ट बुक में जितने भी हैं, आप उनके आंसर्स फाइंड आउट करिए। आप उन्हें बार बार मौका दे रहे हैं, बार बार उन्हें क्वेश्चंस दे रहे हैं टेक्स्ट बुक के और उसके आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, फिर सेकेंड आता है पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी के रटने पर जोर देना, यानी emphasizing on rote memorization of the information given in the textbook। भाई टेक्स्ट बुक में जो भी दिया है, पाठ्य पुस्तक में जो भी दिया है, आप बोल रहे हो कि आप रट लो, बच्चों को आप कह रहे हो कि आप रट लो, अच्छे से याद कर लो वो इन्फॉर्मेशन। तो हम रोट मेमोराइजेशन यानी रटने पे फोकस कर रहे हैं बच्चों को। क्या ये एक शिक्षक जो अच्छे प्रभावी रूप से बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना चाहिए, समस्या समाधान करता बनाना चाहिए, क्या वो एक शिक्षक एक अपने विद्यार्थी को ऐसे बोलेगा? नहीं। पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी के रटने पर जोर देना नहीं। बच्चों को पहल अनुमान लगाने और समस्या के कई समाधानों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब encouraging the children to make initiative guesses and to look at multiple solutions to the problem। अब मैंने बच्चों को एक प्रॉब्लम दी और मैंने उन्हें बोला अच्छा आप बताओ इसको कैसे कर सकते हैं, अच्छा अब आप दूसरा तरीका बताओ इसको कैसे बोल सकते हैं, अब तुक्का लगाओ, आपको बताओ, आप गेस करो कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई करो। आप डिफरेंट तरीके बच्चों से पूछ रहे हो कि आप बताओ कैसे कर सकते हो, है ना। आप उनको मल्टीपल सॉल्यूशंस के लिए एनकरेज कर रहे हो कि ठीक है आप भी बताओ, आप भी बताओ, आप भी बताओ। तो हो सकता है क्लास में 5-7 आपको सॉल्यूशंस मिल जाएं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हमें बच्चों को ये करना चाहिए कि भाई इनिशिएटिव गेसेस और समस्या के कई समाधानों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है भाई। फोर्थ कह रहा है पाठ्य पुस्तकों में सभी प्रश्नों का चरण दर चरण हल लिखना, यानी स्टेप बाय स्टेप, राइटिंग स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन टू ऑल द क्वेश्चंस इन द टेक्स्ट बुक्स। मतलब आपको टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सबका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन लिखना। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब हमने प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन वाले हमेशा बोलते थे कि भाई टेक्स्ट बुक पे इतना फोकस हमें नहीं करना है, हमें टेक्स्ट बुक को रेफर करना है, लेकिन टेक्स्ट बुक इज नॉट दी ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये उन्होंने कहा था। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में भी टेक्स्ट बुक मेंशन है, सेकेंड वाले में भी रोट मेमोराइजेशन टेक्स्ट बुक मतलब मेंशन्ड है, और ये हमने क्लियरली कहा था कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में रोट लर्निंग नहीं होती, हमने नहीं करनी है, हमें किस पे फोकस करना है, मीनिंगफुल लर्निंग पे। और हमें बात करनी है कॉन्सेप्ट पे।
मीनिंगफुल लर्निंग पे बात करनी है और कॉन्सेप्ट पे बात करनी है, ठीक है, ये इन्होंने कहा था। तो इसका आंसर क्या होगा कि भाई आप चिल्ड्रन को इनिशिएटिव गेसेस और मल्टीपल सॉल्यूशंस के लिए बोले, तो ये इसका सही आंसर होगा, यानी बच्चों को पहल अनुमान लगाने और समस्या के कई समाधानों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। Encouraging children to make initiative guesses and to look at multiple solutions to the problem, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पूछ रहे कैसे एक शिक्षक एक विद्यार्थी को encourage प्रोत्साहित करेगा कि भाई वो समस्या समाधान करता अच्छे से बने, ठीक है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को देखा जाता है, कैसे बच्चों को देखा जाता है वो हम बात कर रहे हैं। इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज, बच्चों को कैसे देखते हैं वो हमें बात करनी है, तो चलिए वो देख लेते हैं। अब इसमें लिखा है निष्क्रिय अनुकरण करता, यानी पैसिव इमिटेटर्स। अब इसमें दो वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है, पहला है पैसिव यानी निष्क्रिय, फिर दूसरा आपका आ जाता है इमिटेटर्स। इमिटेटर्स यानी अनुकरण करता, यानी आपकी नकल उतारना। तो क्या बच्चे प्रगतिशील शिक्षा में हम ये मानते हैं कि बच्चे क्या है, पैसिव हैं और निष्क्रिय हैं और इमिटेटर्स हैं, यानी अनुकरण करता है। अब हम जानते हैं ये बिल्कुल गलत है। ये एक्टिव में हमने बहुत अच्छे से हमने प्रगतिशील शिक्षा में बहुत अच्छे से बात करी थी कि भाई बच्चे क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में एक्टिव हैं। मैं आपको बार बार बोलती हूँ बच्चे सक्रिय हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर बोलता जा रहा है बच्चे उसको सुनते जा रहे हैं, या जो टीचर बोल रहा है बच्चा उसको कॉपी कर ले रहा है, या टीचर ने जो ब्लैक बोर्ड पे आंसर लिख दिया बच्चा उसे कॉपी कर रहा है। नहीं, जितना पार्टिसिपेशन टीचर का पढ़ाने में और समझाने में है उतना ही पार्टिसिपेशन बच्चे का पढ़ने और समझने में। तो ये चीज़ का आपको बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है, कि भाई वो पैसिव नहीं है। पहली बात तो वो एक्टिव हैं, निष्क्रिय नहीं, वो सक्रिय हैं। बच्चों के साथ डिस्कशन हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है। जब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जब हम क्लासरूम असाइनमेंट्स कर रहे हैं, जब हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, तो हम यही तो देख रहे हैं कि भाई बच्चे का क्या है, क्या देख रहे हैं हम, यही तो देख रहे हैं कि बच्चा कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। प्रोजेक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स, क्लासरूम एक्टिविटीज, ग्रुप डिस्कशन क्यों करवा रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों के लिए करवा रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चा एक्टिव है यानी सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं है। सेकंड, इमिटेटर्स जो कॉपी करता है। तो हम हमेशा बोलते हैं बच्चा इधर कॉपी नहीं करता, बच्चा अपना आइडियाज प्रेजेंट करता है, अपने व्यू पॉइंट शेयर करता है जो उसे लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ ठीक है, ठीक है। तो ये कॉपी नहीं हो रहा है। प्रोग्रेसिव में क्या हो रहा है कि बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेंट है। बच्चा इमिटेटर नहीं है कि जो टीचर ने कह दिया वो उसने कॉपी कर लिया। बच्चा एक पार्टिसिपेंट है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है, जितना टीचर पढ़ाने में कर रही है उतना ही उसका भी पार्टिसिपेशन है। तो क्या है कि वो पैसिव इमिटेटर ना हो के एक्टिव पार्टिसिपेंट है, ठीक है। अब सेकंड क्या है, सक्रिय खोजकर्ता। एक्टिव एक्सप्लोरर्स, एक्टिव तो बिल्कुल सही। अब एक्सप्लोरर्स क्या है आइए देखते हैं। अब हमने बात करी थी एक्सप्लोरेशन की, जिसमें हमने देखा था कि बच्चा अपना जो वातावरण है, अपना जो पर्यावरण है उसको खोज कर रहा है, उसकी खोज कर रहा है और उससे वो अपनी वास्तविकता बना रहा है। तो क्या हो रहा है, बच्चा अपनी रियलिटी खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है, खुद डेवलप कर रहा है। कैसे कर रहा है, एक्सप्लोर करके, एक्सप्लोरेशन करके, एक्सप्लोर करके अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग वो बना रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, अपनी अंडरस्टैंडिंग वो बना रहा है, ठीक है। एक्सप्लोर करके अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहा है और कंस्ट्रक्ट कर रहा है। यानी जो उसकी आप समझदारी या जो आप नॉलेज कह सकते हैं, वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर रहा है। कैसे, खोज करके अपने जो पर्यावरण है, जो वातावरण है उसमें खोज करके वो कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। तो उन्होंने बोला एक्टिव एक्सप्लोरर है और ये सही है। तो ये एक्टिव एक्सप्लोरर है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है।
ब्लैंक स्लेट, हम जानते हैं, हमने बार बार बोला है कि बच्चा प्रगतिशील शिक्षा में ब्लैंक स्लेट नहीं है, खाली बर्तन भी नहीं है। कि भाई बच्चा, आप कह दें कि बच्चा क्या है, बच्चा एक खाली बर्तन है जिसमें टीचर आएगा और अपना ज्ञान भर देगा, नहीं। पैसिव एजुकेशन वाले ये नहीं मानते, प्रोग्रेसिव एजुकेशन वाले वो हमेशा कहते थे कि बच्चा क्या है, क्रिएटिव है, बच्चा क्या है, क्यूरियस है, ठीक है, बच्चे क्या है, गुड है, उसका जन्मजात पोटेंशियल है, जन्मजात क्षमता उसमें है। तो यानी उन्होंने बोला कि भाई बच्चे क्रिएटिव भी हैं, क्यूरियस भी हैं, गुड भी हैं, ना कि वो खाली बर्तन या ब्लैंक स्लेट। तो यानी प्रगतिशील शिक्षा के हिसाब से ये भी नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मिनिएचर अडल्ट्स, कि भाई क्या है, लघु वयस्क है, यानी जो बड़े लोग हैं उनका छोटा रूप है, नहीं, हम ये भी नहीं मानते। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि बच्चे क्या हैं, सक्रिय खोजकर्ता है, एक्टिव एक्सप्लोरर्स हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखते हैं। डैश का दर्शन है कि सभी बच्चों को एक नियमित स्कूल प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। डैश इज द फिलॉसफी that all children have a right to get equal education, all children in a regular school system। समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है नियमित स्कूल प्रणाली में। इनमें से कौन सा ये दर्शाता है, मेन स्ट्रीमिंग नहीं, स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन तो मतलब क्या हो गया कि आपने अलग बच्चों के लिए अलग स्कूल खोल दिया, अलग जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे उनके लिए आपने स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स खोल दिए। तो मतलब उन बच्चों के लिए, स्पेशल नीड्स वाले के लिए आप स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल स्कूल रख रहे हो, स्पेशल करिकुलम, स्पेशल सिलेबस। तो ये बोल रहा है कि भाई इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए और इक्वल स्कूल में, सारे सेम स्कूल में, रेगुलर स्कूल में। तो यानी स्पेशल एजुकेशन भी नहीं है, ये तो अलग स्कूल में हो गई, विशेष शिक्षा भी नहीं है। मल्टीकल्चरल एजुकेशन, बहु सांस्कृतिक शिक्षा, ये भी नहीं है कि भाई ये भी नहीं होता है इसमें कि भाई आप सारे बच्चों को इक्वल एजुकेशन दे रहे हो रेगुलर स्कूल सिस्टम में। तो इसमें मल्टीकल्चरल एजुकेशन का तो कोई तुक ही नहीं है, तो ये भी नहीं है। बच्चा इंक्लूजन, समावेश। समावेश हम किसको कहते हैं, नाम से ही समझ आ रहा है। जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि भाई ये 499 रुपीज़ का है, ठीक है, तो ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, यानी इसमें जो जीएसटी है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जो टैक्सेस है वो इसी प्राइस में इंक्लूडेड है, आपको अलग से 499 पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है जो बनता है। लेकिन ये 499 है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ये एक्सक्लूसिव है, मतलब इसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। 499 पे जितना भी जीएसटी बनता है वो आपको अलग से देना होगा, यानी अगर 18% बनता है तो 18% 499 का जितना भी होता है वो आपको अलग से देना पड़ेगा। तो यानी इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जीएसटी आपको अलग से देना पड़ रहा है, इसमें नहीं देना पड़ रहा। तो इंक्लूसिव मतलब आप इंक्लूड कर रहे हो उसको, ठीक है, तो इंक्लूड कर रहे हो। सिमिलरली इंक्लूजन मतलब आप स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को स्पेशल स्कूल में ना पढ़ा के, स्पेशल एजुकेशन ना देके रेगुलर स्कूल में और इक्वल एजुकेशन दे रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो। इंक्लूजन मतलब सारे बच्चों को, नीड्स को इंक्लूड कर रहे हो, इसमें सारे बच्चे हैं तो आप उनको इंक्लूड करें तो वो क्या कहला रहा है, वो कहला रहा है इंक्लूजन। तो ये जो फिलॉसफी है जिसमें इक्वल एजुकेशन मिले रेगुलर स्कूल में सारे बच्चों को, वो कहलाती है इंक्लूजन। हम आगे इंक्लूसिव एजुकेशन की जब बात करेंगे तब आपको ये और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षक को चाहिए कुछ संस्कृतियां से संबंधित छात्रों को बढ़ावा देना, प्रमोट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सर्टेन कल्चर। अब जैसे मुझे महाराष्ट्र का कल्चर पसंद है, तो अगर मेरे यहाँ पे बच्चे महाराष्ट्र से आए तो मैं उन्हें ज़्यादा फेवर करूँगी, उन्हें ज़्यादा प्रेफर करूँगी जो दूसरे बच्चे। या मुझे पंजाबी बहुत पसंद है तो पंजाब के जो बच्चे आए हैं उनको ज़्यादा फेवर करूँगी और किसी बच्चों से। या मुझे साउथ के बच्चे पसंद है या ईस्ट के बच्चे पसंद है तो मैं उनको ज़्यादा फेवर करूँगी एज कम्पेयर टू द अदर कल्चर्स। तो ये क्या हो गया कि आप कुछ कल्चर्स के बच्चों को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हो और कुछ कल्चर्स के बच्चों को इग्नोर कर रहे हो। तो एक शिक्षक को ये करना चाहिए, देखते हैं, और बाकी के ऑप्शन फिर देखते हैं। इग्नोर कल्चरल डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी अमंग स्टूडेंट्स।
छात्रों के बीच सांस्कृतिक अंतर और विविधता को अनदेखा करें। अब भाई हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग कल्चर के अलग अलग बच्चे हैं, उनकी अलग अलग नीड्स हैं, ठीक है, अलग अलग नीड्स हैं। पंजाबी वालों को हो सकता है हिंदी ना समझ आए, हो सकता है जो ईस्ट से आए जो साउथ से आए उन्हें हिंदी ना समझ आए, लेकिन मैं बोल रही हूँ मैं तो हिंदी में ही पढ़ाऊँगी, चाहे आपको समझ आए चाहे ना समझ आए। तो मैं क्या कर रही हूँ, उनकी कल्चरल जो एस्पेक्ट है उनको इग्नोर कर रही हूँ, तो हमें वो नहीं करना है, ठीक है। तो हमें इग्नोर नहीं करना है, अनदेखा नहीं करना है। जो उनके बीच के सांस्कृतिक अंतर और विविधता हैं उनको हमें इग्नोर नहीं करना है, यानी जो कल्चरल डिफरेंसेस और डाइवर्सिटी हैं अलग अलग बच्चों के बीच में उन्हें हमें इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। संचार करता है कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है और उन्हें महत्व देती है, यानी communicates that she respects and values all cultures in the classroom। मतलब ये वो बताते हैं, टीचर कम्युनिकेट करता है क्लास में कि भाई आप किसी भी कल्चर से आए हो, मैं सारे कल्चर्स को, उनकी वैल्यूज़ को, उनकी ट्रेडिशंस को इक्वल रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे लिए एक पंजाबी भी यहाँ पर है, एक महाराष्ट्रन भी यहाँ पर है, एक साउथ वाला बच्चा भी यहाँ पर है, ईस्ट वाला बच्चा भी है। सारे बच्चे अगर मेरे लिए बराबर हैं तो मैं बच्चों को बता रही हूँ कि आई रिस्पेक्ट ऑल द कल्चर्स इन द क्लासरूम। तो मैं ना किसी को फेवर कर रही हूँ ना किसी को इग्नोर कर रही हूँ, ठीक है। फिर आता है छात्रों के बीच तुलना को अधिकतम करें, मैक्सिमाइज कंपैरिजन अमंग स्टूडेंट्स। कि मैं ही अपने बच्चे को बोल रही हूँ कि आप उससे कंपेयर करो, आप उससे कंपेयर करो, आप अपने आप को पंजाब वाले से कंपेयर करो, आप अपने आप को साउथ वाले से कंपेयर करो। तो मैं बच्चों के बीच में कंपैरिजन बता रही हूँ कि ये बच्चा तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है या ये बच्चा तो उससे बहुत ज़्यादा परफॉर्म करता है। तो क्या एक शिक्षक को कंपैरिजन करना चाहिए, बच्चों के बीच में तुलना करनी चाहिए? नहीं। क्या एक शिक्षक को जो सांस्कृतिक अंतर और विविधता है उन्हें अनदेखा करना चाहिए? नहीं। कुछ संस्कृतियों से संबंधित बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए, प्रेफरेंस देनी चाहिए स्पेसिफिक कल्चर से? नहीं। तो क्या होना चाहिए, वो संचार कर रहे हैं कि भाई कक्षा में सभी संस्कृतियों को इक्वल महत्व दिया जाएगा, इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी, इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी, इक्वल सम्मान किया जाएगा, ठीक है। तो यानी इसका आंसर ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चे प्रभावी ढंग से सीखते हैं जब चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, वे ब्लैक बोर्ड पर शिक्षक द्वारा लिखे गए उत्तर की प्रतिलिपि बनाते हैं, यानी दे मेमोराइज फैक्ट्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में जो भी दिया उन्होंने वो याद कर लिया, उन्होंने वो रट लिया एकदम अच्छे से, जो भी टेक्स्ट बुक में दिया है वो सब कर लिया। तो वो क्या है जो उन्होंने टेक्स्ट बुक में सब एकदम से देख के कर लिया, वो क्या मीनिंगफुल लर्निंग है या रोट लर्निंग है? और हम बोल रहे हैं प्रगतिशील शिक्षा में रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग हो या फिर मीनिंगफुल लर्निंग हो। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ठीक है। तो वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, तब वो प्रभावी ढंग से सीखते हैं। दे कॉपी आंसर रिटन बाय द टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड। टीचर ने जो भी आंसर ब्लैक बोर्ड पे लिखा है बच्चों ने उसे कॉपी कर लिया, तो क्या वो उससे इफेक्टिवली सीख रहे हैं? या फिर वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टास्क। जो भी क्लास में मैम आपको प्रोजेक्ट्स दे रही हैं, एक्सपेरिमेंट्स करवा रही हैं, एक्टिविटीज़ करवा रही हैं, ग्रुप डिस्कशंस हो रहे हैं, डिबेट हो रही है, तो उन सब में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ दे रहे हैं, अपने पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, ये बता रहे हैं। तो कहाँ से कैसे आप इफेक्टिवली लर्न करेंगे? इससे करेंगे या फिर शिक्षक बच्चों सहित कक्षा में होने वाली हर चीज को पूरी तरह से नियंत्रित करता है। द टीचर fully controls everything that happens in the class including the children। टीचर पूरा क्लास को कंट्रोल लिए हुए है, टीचर पूरी तरीके से क्लास कंट्रोल कर रहा है, टीचर बता रहा है ऐसे होगा, ये करना है, वो करना है, तो वो पूरी तरीके से क्लास को कंट्रोल कर रहा है। बच्चों के बिहेवियर तक को भी वो कंट्रोल कर रहा है कि भाई आज आप ऐसे बैठेंगे, आज आप ये करेंगे, आज आप बाहर नहीं जाएंगे, आज आपको ये पढ़ना है, तो वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। तो क्या बच्चे इफेक्टिवली उससे लर्न करेंगे? किसी बच्चे को वीडियो देख के करना पसंद है या ऑडियो सुन के करना पसंद है, आप उसको बोल रहे हो कुछ भी हो, आज हम ऑडियो नहीं वीडियो से ही पढ़ेंगे, या आप किसी बच्चे को बोल रहे हो आज वीडियो से नहीं आज हम ऑडियो से ही पढ़ेंगे, तो क्या बच्चा उतना इफेक्टिवली याद कर पाएगा? नहीं। तो इनमें से कैसे हो पाएगा? इनमें से आप बताइए, सोचिए कैसे हो पाएगा?
ऐसे वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। हमने बात करी एक्टिव पार्टिसिपेशन की, तभी बच्चा अच्छे से कर पाएगा। यानी जब वो एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है, यानी एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टास्क। हम बार बार बोल रहे हैं एक्टिविटीज हो रही है क्लासरूम, डिफरेंट डिस्कशंस हो रहे हैं, तो यानी जब वो ये करेगा तब वो इफेक्टिवली लर्न कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम में इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश एक्सपीरियंस दैट चाइल्ड ब्रिंग्स विद हर। प्राथमिक कक्षा में ये महत्वपूर्ण है कि अनुभव जो एक बच्चा अपने साथ लाता है उसका क्या करे। जो बच्चा अपने साथ एक एक्सपीरियंस लेकर आ रहा है उसका क्या करे। उसको नेग्लेक्ट कर दें यानी उपेक्षा कर दें, इग्नोर कर दें यानी अनदेखा करें, बिल्ड ऑन करें यानी उस पर निर्माण करें, या डिनाई कर दें या फिर इनकार कर दें। ठीक है, अब क्या हुआ, एक बच्चा आ रहा है अपने पुराने स्कूल से, वहाँ पे उसको टीचर ने बहुत तेज़ी से डांट दिया था। अब वो क्या बच्चा आ रहा है, वो बच्चा स्कूल आने से डरता है, वो बच्चा टीचर से क्लास में डरता है, चाहे टीचर कितना भी अच्छा हो, उसे कितना भी बात करने की कोशिश करे, बट वो टीचर से डरता है। तो क्या ये इफेक्टिव है? क्या हमें बच्चे को, अब बच्चा उस एक्सपीरियंस के साथ आ रहा है कि भाई टीचर ने मुझे डांटा था तो मैं बहुत डरा हुआ हूँ, तो ना मैं स्कूल जाना चाहता हूँ ना मैं टीचर के साथ क्लास में रहना चाहता हूँ। तो अब वो जो एक्सपीरियंस है हम उसका क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, अरे टीचर्स तो सारे ही डांटते हैं तो कोई बात नहीं, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। नेग्लेक्ट करेंगे, इग्नोर कर देंगे, सिंपली उसका जो एक्सपीरियंस है उसके पेरेंट्स ने हमें बताया उसको इग्नोर कर देंगे, उस पर ध्यान ही नहीं देंगे, और जैसे दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं बोल रहे हैं वैसे ही उसको बोलेंगे। या फिर डिनाई कर देंगे उसको कम्प्लीटली कि नहीं टीचर तो ऐसा कर ही नहीं सकती, उसने आपके भले के लिए डांटा होगा, अगर आपको डांटा भी है तो आप उसको गलत सेंस में ले रहे हो, या डिनाई कर देंगे, इनकार, या फिर उस पर निर्माण करेंगे, या फिर उस एक्सपीरियंस को काउंट करके बच्चे के साथ प्यार से बात करेंगे, बच्चे के साथ एक रैपो डेवलप करेंगे, बच्चे को एक सपोर्टिंग और एक एक्सेप्टिंग एनवायरनमेंट देंगे कि हाँ भाई आपके साथ ऐसा हुआ है लेकिन मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ और मैं आपका ध्यान रखेंगे। ऐसे करके हम उससे बात करेंगे, उसको एक सपोर्टिंग एनवायरनमेंट देंगे। क्या करेंगे हम, बच्चे का ऐसा बिल्ड ऑन करेंगे, उस एक्सपीरियंस में निर्माण करेंगे कि बच्चा बेटर फील करे, ना कि वो और वर्स फील करे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जॉन ड्यूई के अनुसार प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब आपको ट्रू बताना है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? ट्रू बताना है अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूई। जॉन ड्यूई के अनुसार कौन सा कथन सत्य है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, आपको वो बताना है। तो चलिए आइए देखते हैं। कक्षा में लोकतंत्र के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, या फिर There should not be a place for democracy in classroom। हमने बात करी कि भाई डेमोक्रेसी तो क्लासरूम में बहुत ज़रूरी होती है, बच्चे को पॉजिटिव बोलना, बच्चे को एनकरेज करना, बच्चे की मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करके उसको बोलना कि आप इससे सीखो, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेमोक्रेटिक क्लासरूम तो होना ही होना चाहिए, यानी क्लासरूम में उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी तो होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें बोला है लोकतंत्र के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, यानी ये तो गलत है। सही कथन पूछा है, स्टूडेंट शुड बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम्स देमसेल्व्स। हमने बात करी है कि बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व कर पाए, क्योंकि हमने बताया स्कूल में वही सिखाया जाए जो बाहर प्रॉब्लम्स आने वाली, ताकि बच्चा एक्चुअली बाहर जाके सॉल्व कर पाए। जिज्ञासा छात्रों की अंतर्निहित प्रकृति से संबंधित नहीं है, बल्कि इसे विकसित किया जाता है। हम ये जानते हैं कि हमने जब प्रगतिशील शिक्षा पढ़ी थी तो हमने देखा था कि भाई क्या है, बच्चे का क्यूरोसिटी इनेट है, ऐसा नहीं कि वो डेवलप करी है, वो जन्म से ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। स्टूडेंट शुड बी ऑब्जर्व्ड एंड नॉट हर्ड इन द क्लासरूम। छात्रों को देखा जाना चाहिए और कक्षा में नहीं सुनना चाहिए, मतलब आप सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो, उनसे कुछ उनका सुन नहीं रहे हो, तो ये भी गलत है, यानी ये भी गलत है। छात्रों को खुद का सामाजिक समस्याओं का स्वयं हल करना चाहिए। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज एसोसिएटेड, प्रगतिशील शिक्षा जो है एसोसिएटेड है विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है, वो हमें बताना है।
शिक्षक सूचना और अधिकार के प्रवर्तक है। टीचर्स आर द ओरिजिनेटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन अथॉरिटी। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन उससे संबंधित है कि भाई टीचर्स ही होते हैं सारे ओरिजिनेटर अथॉरिटी के और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के। बच्चों को तो कुछ आता ही नहीं है, जो आता है वो टीचर को ही आता है और वही सूचना के अधिकार के प्रवर्तक हैं। ये हमने बात करी। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग के माध्यम से ज्ञान उत्पन्न होता है, यानी नॉलेज इज जनरेटेड थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड कोलैबोरेशन। ये हम जानते हैं, हमने बात करी थी कोलैबोरेटिव लर्निंग की, यानी सहयोगपूर्ण सीखने की। फिर हमने बात करी थी कि एक्सपीरियंस बच्चे का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी एक्सपीरियंस से वो सीख रहा है। ठीक है, अब वो उसी एक्सपीरियंस से सीख रहा है तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ये क्या है, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो हमने देखा था सहयोगपूर्ण सीख रहा है, सहयोगपूर्ण तरीके से वो सीख रहा है, तो क्लास में बच्चा कोलैबोरेटिव लर्निंग कर रहा है कि भाई वो मिलके एक दूसरे के साथ हेल्प करके उनको सिखा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को नहीं आ रहा तो उसकी हेल्प नहीं कर रहा, एक बच्चे को नहीं आ रहा तो वो सब मिलके एक ग्रुप में काम करके आपस में सीख रहे हैं कि अच्छा इसको ऐसे जोड़ेंगे तो ये बनेगा, अच्छा इसको ऐसे जोड़ेंगे तो ये बनेगा। तो सहयोगपूर्ण सीख रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस से कि भाई इसको पहले जोड़ा तो करंट लगा, इसको नहीं जोड़ा तो करंट नहीं लगा, तो मतलब इसको इससे जोड़ना चाहिए तब सही सर्किट बनेगा। तो उस हिसाब से वो अपने एक्सपीरियंस और कोलैबोरेटिव लर्निंग करके सीख रहे हैं। ठीक है, फिर उसमें आया कि भाई तथ्यात्मक एकीकरण और कौशल निपुणता के साथ सीखना सीधे तरीके से आगे बढ़ता है। लर्निंग प्रोसीड्स इन अ स्ट्रेट वे विथ फैक्चुअल गैदरिंग एंड स्किल मास्टरी। आप जो बुक में जो भी फैक्ट्स लिखे हैं आप उनको गैदर करके उस स्किल को मास्टर कर ले रहे हो। आपने सब कुछ याद कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया जो जो बुक में दिखा है, और आपको लगता है लर्निंग वैसे होती है। तो क्या लर्निंग वैसे हो रही है? ठीक है, लर्निंग वैसे नहीं हो रही है। परीक्षा आदर्श, संदर्भित और बाहरी है। एग्जामिनेशन इज नॉर्म रेफरेंस एंड एक्सटर्नल। अब नॉर्म रेफरेंस क्या होता है, हम जानते हैं कि नॉर्म रेफरेंस क्या है। आप आगे जब रिलायबिलिटी वैलिडिटी कुछ पढ़ते हैं टेस्ट में तो उसमें नॉर्म्स आते हैं। नॉर्म्स क्या होते हैं? एवरेज स्कोर्स होते हैं। तो नॉर्म रेफरेंस मतलब जैसे आपने सुना होगा कि भाई अगर 33 से कम मार्क्स आए तो आप ऐसे फेल होगे, 50-60 से ज़्यादा मार्क्स आए तो फर्स्ट डिवीजन पास होंगे। तो एग्जामिनेशन कैसा होना चाहिए? नॉर्म रेफरेंस और एक्सटर्नल होना चाहिए, बाहरी होना चाहिए। तो भाई ये भी नहीं है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का हिस्सा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये है कि आप जो अपना नॉलेज है वो कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, डायरेक्ट एक्सपीरियंस और कोलैबोरेशन से आप अपना नॉलेज, अपना ज्ञान कंस्ट्रक्ट खुद से कर रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। शिक्षकों को शिक्षार्थियों को ज्ञान के निर्माण में मदद करने के लिए ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ठीक है, या फिर टीचर्स इन ऑर्डर टू हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज नीड टू फोकस ऑन। अब हम ये जान रहे हैं कि भाई शिक्षकों को, शिक्षार्थियों को, टीचर्स उनको लर्नर्स को हेल्प करनी है ताकि वो अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर पाए। हम बार बार बोल रहे हैं कि वो अपनी वास्तविकता, अपना ज्ञान खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसकी संरचना खुद करते हैं। तो उसके लिए टीचर्स को क्या करना पड़ेगा ये वो देखते हैं। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद रखता है, कि वो सब कुछ याद रख लेता है। मेकिंग श्योर द लर्नर मेमोराइजेज एवरीथिंग, सब कुछ उसने याद कर लिया जो जो टेक्स्ट बुक में था, जो जो आपने लिखवाया। या फिर शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंक और आपका स्कोर्स या मार्क्स एक ही बात है। अब आपको पता है स्कोर्स या मार्क्स या रैंकिंग पे प्रोग्रेसिव एजुकेशन ने बिल्कुल फोकस नहीं किया। ठीक है, फिर आता है सक्रिय भागीदारी के लिए शिक्षार्थी को शामिल करना, इन्वॉल्विंग द लर्नर फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन। फिर से यहाँ पे क्या बात हो रही है? एक्टिव पार्टिसिपेशन की। और यहाँ पे क्या हो रहा है? लर्नर की बात हो रही है। अब मैंने आपको बताया था लर्नर हो, चाइल्ड हो या स्टूडेंट हो, एक ही बात है। ठीक है, तो यानी सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन बता रहा है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है भाई शिक्षार्थी द्वारा
अवधारणाओं को सीखने के महारत हासिल करना, मास्टरिंग लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स बाय द लर्नर। भाई उसने एकदम कॉन्सेप्ट्स याद कर लिए, कॉन्सेप्ट्स में एक्सपर्ट बन गया, तो क्या टीचर को वो उस तरीके से हेल्प करनी चाहिए कि वो अपनी कंस्ट्रक्ट कर पाए नॉलेज? नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थी सब कुछ याद रखता है? नहीं। शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंक नहीं। सक्रिय भागीदारी के लिए यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन, जहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन आ जाए वो महारत। कंसेप्ट्स नहीं, कंसेप्ट्स होने चाहिए लेकिन उन्हीं को सिखा के वो अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। वो एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ ही अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन में ही तो वो एक्सप्लोर कर रहा है। एक्सप्लोर नहीं करेगा तो कंस्ट्रक्ट भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छा वर्णन करता है कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए क्या प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? Which one of the following statements best describe why children should be encouraged to ask questions in the class? भाई बच्चे सवाल क्यों पूछे क्लास में? Why should they be questioning in the class? क्यों ज़रूरी है उनके लिए क्वेश्चन करना, प्रश्न पूछना क्लास में? टीचर्स, आइए देखते हैं। प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाते हैं। क्वेश्चंस इंक्रीज द क्यूरियोसिटी ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चे क्या प्रश्न क्या बढ़ा रहे हैं? बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों को उन सभी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए जो वे नहीं जानते हैं, उन्हें यह महसूस करने के लिए बनाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। Children can be made to realize that they lack intelligence by making them think of all the things they don't know about. तो हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चों से ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि उन्हें लगे कि भाई उनमें इंटेलिजेंस ही नहीं है, कि भाई उनको हम ऐसा फील करा रहे हैं कि आप तो कुछ जानते ही नहीं। हम उनसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि उन्हें लगे कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, कि वो लैक करते हैं ये सब। हम चला के बच्चों से ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या बच्चा ऐसे अच्छे क्लास में मोटिवेटेड होगा क्वेश्चन पूछने के लिए? नहीं होगा। प्रश्न बातचीत द्वारा सीखने को आगे बढ़ाते हैं और वैचारिक स्पष्टता की ओर से ले जाते हैं। क्वेश्चंस टेक लर्निंग फॉरवर्ड बाय इंटरैक्शंस एंड लीड टू कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब बच्चा अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो लर्निंग आगे जा रही है, और आगे कैसे जा रही है कि भाई बच्चा इंटरैक्शन कर रहा है, और इंटरैक्शन करने से क्या हो रहा है, उसको कंसेप्ट क्लैरिटी हो रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने टीचर से कुछ क्वेश्चन पूछा, उससे हमारा इंटरैक्शन हुआ, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अच्छा ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई। चिल्ड्रन नीड टू प्रैक्टिस देयर लैंग्वेज स्किल्स। बच्चों को अपने भाषा कौशल का अभ्यास करने की ज़रूरत है। क्या इसीलिए ज़रूरी है कि बच्चा क्लास में क्वेश्चन पूछे क्योंकि उसको लैंग्वेज डेवलपमेंट की ज़रूरत है? नहीं, इसीलिए सवाल पूछे ताकि वो उसकी लर्निंग आगे बढ़े और वो इंटरैक्ट करे और एक्टिव पार्टिसिपेशन करे, और पार्टिसिपेशन करके क्या करे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाए। ठीक है, तो इसीलिए, यानी इसका आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। बच्चों में ज्ञान पैदा करने और अर्थ निकालने की क्षमता होती है। ठीक है, इस दृष्टिकोण से एक शिक्षक की भूमिका क्या है? चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट नॉलेज। हम जानते हैं कि बच्चे अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी रियलिटी, अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद डेवलप कर रहे हैं, और उससे वो मीनिंग निकाल रहे हैं। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव द रोल ऑफ अ टीचर इज दैट ऑफ अ। इससे हमको ये पता करना है कि टीचर का रोल क्या होगा, वहाँ पे क्या रोल निभाएगा टीचर। तो टीचर का रोल कैसा होगा? एक संचारक और एक व्याख्याता का, कम्युनिकेटर एंड लेक्चरर। कि भाई टीचर क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है और लेक्चर दे रहा है? नहीं। सुविधाकर्ता का, यानी फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर क्या है, बात कर लेते हैं। हमने बार बार पढ़ा है कि प्रगतिशील शिक्षा में टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, एक फैसिलिटेटर की तरह होना चाहिए। आपका है फैसिलिटेटर। ठीक है, अब हमने देखा था टीचर और फैसिलिटेटर में, टीचर क्या दे रहा है, नोट्स और टेक्स्ट बुक का यूज कर रहा है। जो फैसिलिटेटर है वो प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स
ग्रुप डिस्कशन कर रहा है, टीचर नोट से और लेक्चर मेथड से पढ़ा रहा है, ठीक है। टीचर बच्चों की गलतियों को ये नहीं बता रहा कि सीखना है, आपको इधर सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो फैसिलिटेटर का रोल होना चाहिए टीचर का, जैसे एक माली का होता है जब वो एक पौधे को रेस करता है, कि मतलब वो फैसिलिटेट कर रहा है प्रोसेस को, धूप दे के, पानी दे के, खाद दे के, लेकिन पौधा अपने आप उग रहा है और खिल जा रहा है। ऐसे ही बच्चे भी अपने आप बड़े हो जाएंगे और उनको अपनी रियलिटी और अंडरस्टैंडिंग खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन टीचर को फैसिलिटेट करना है, गाइड करना है बस। फिर आता है डायरेक्टर का, निदेशक, नेगोशिएटर, वार्ताकार, ठीक है। अब नेगोशिएटर क्या होता है ये देखते हैं। अब मैंने बोला कि भाई मैं एक शॉप पर जा रही हूँ, ठीक है, जैसे आप लोग जाते होंगे, ठीक है। आप कहीं शॉपिंग करने गए तो आपने कपड़ा खरीदा, आपने उस कपड़े वाले को बोला कि भाई मुझे मेरा बजट तो है 900 रुपये का, उसने आपको 1200 का कोई कपड़ा दिखाया, तो आपने बोला कि भाई इसको 900 कर दो। उसने बोला नहीं, शॉपकीपर ने, कि मैं 900 तो नहीं कर पाऊंगा, मैं 1150 कर देता हूँ। आपने बोला नहीं 1150 तो नहीं हो पाएगा, 900 950 कर दो। उसने बोला नहीं 1150 950 भी नहीं हो पाएगा, मैं 1050 कर देता हूँ। उसने बोला, आपने बोला नहीं 1050 नहीं, आप 1000 रुपये कर दो, 1000 दोनों के लिए ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये जो 1000 जो आप ये वार्ता कर रहे हो, ये जो आप बातचीत कर रहे हो, ये नेगोशिएट कर रहे हो, आप उनसे पैसों के लिए आप नेगोशिएट कर रहे हो, तो इसको, ये जो कन्वर्सेशन है जो कर रहा है, इसको हम बोलते हैं नेगोशिएटर, ठीक है। तो क्या टीचर का काम एक वार्ताकार यानी नेगोशिएटर का, एक डायरेक्टर निदेशक का, सुविधाकर्ता का है, या फिर संचारक और व्याख्याता का है? तो इसमें है सुविधाकर्ता यानी फैसिलिटेटर। टीचर का रोल ऑलवेज इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा में हमेशा कैसा होगा? हमेशा एक फैसिलिटेटर का होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन इन्वॉल्व्स, एक कोने में बैठे बच्चे, चिल्ड्रन सिटिंग इन अ कॉर्नर, प्रतिबंधित वातावरण में सीखना यानी लर्निंग इन रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट, गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं है, एक्टिविटीज दैट डू नॉट इंक्लूड प्ले, बच्चों के लिए गतिविधियों पर हाथ, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज फॉर किड्स। एक कोने में बैठे बच्चे, चिल्ड्रन सिटिंग इन अ कॉर्नर, क्या उससे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन कह रहे हैं कि भाई बच्चा एक कॉर्नर में बैठा है, उसकी हम ना कोई बात सुन रहे हैं, ना वो कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, ना वो कुछ बोल रहा है, ना वो इंटरैक्ट कर रहा है, तो क्या वो चाइल्ड सेंटर्ड बाल केंद्रित शिक्षा हुई? नहीं हुई। लर्निंग इन रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट, रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट मतलब आप उस पर क्या कर रहे हो? प्रतिबंध लगा रहे हो जगह जगह कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ये नहीं बोल सकते, आप पहले नहीं बोल सकते, आप इतना नहीं बोल सकते, या आप ये आंसर नहीं दे सकते, या आप आंसर दोगे तो सिर्फ लिख के ही दोगे, बोलकर नहीं दे सकते। तो आप रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में सीख रहे हो, तो क्या वो बाल केंद्रित शिक्षा है? नहीं। एक्टिविटीज दैट डू नॉट इंक्लूड प्ले, ऐसी एक्टिविटी जिसमें प्ले नहीं है, जिसमें खेल नहीं है। जब हमने एजुकेशनलिस्ट की बात करी थी तो हमने मारिया मॉन्टेसरी की भी बात करी थी और हमने जॉन ड्यूई की भी बात करी थी। इन दोनों ने बोला था कि बच्चों को भाई क्या है, प्ले के थ्रू ही हमें सिखाना है। ऐसी एक्टिविटीज कराओ कि बच्चा प्ले में हो, या फिर हैंड्स ऑन लर्निंग कि बच्चा वो करके सीख रहा है। प्रोजेक्ट्स करवाओ बच्चे को, डिफरेंट क्लासरूम एक्टिविटीज करवाओ, ग्रुप डिस्कशन कराओ, तो हैंड्स ऑन लर्निंग करके सीख रहा है बच्चा, ठीक है। या फिर ऐसी एक्टिविटीज जिसमें प्ले ही नहीं है, गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं है। तो खेल को तो हमने बोला है कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी चाइल्ड सेंटर में होना ही होना चाहिए, तो यानी ये भी नहीं है। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज फॉर किड्स यानी बच्चों के लिए गतिविधियों, ऐसी गतिविधियां जो बच्चा करके सीख रहा है, जो वो जैसे प्रोजेक्ट होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, या ऐसे गेम्स हो गए जो वो करके देख रहा है कि अच्छा भाई इसको मैंने ऐसे लगाया तो क्या हुआ, अच्छा इसको मैंने ऐसे लगाया तो क्या हुआ। तो यानी हैंड्स ऑन लर्निंग फॉर किड्स होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इसका आंसर है ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई प्रगतिशील शिक्षा क्या है, देख लेते हैं। कंडीशनिंग और सुदृढ़ीकरण के सिद्धांतों पर आधारित है, इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कंडीशनिंग एंड रीएनफोर्समेंट, ये हम पढ़ चुके हैं। पाठ्य पुस्तकों के आसपास केंद्रित है क्योंकि वे ज्ञान का एकमात्र वैध स्रोत है। इज सेंटर्ड अराउंड टेक्स्ट बुक सिंस दे आर द ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, प्रोग्रेसिव एजुकेशन ये है। इस विश्वास की पुष्टि करता है कि शिक्षक को अपने दृष्टिकोण में दृढ़ होना चाहिए और आज की दुनिया में बच्चों को दंड का उपयोग किए बिना पढ़ाया नहीं जा सकता है। Reaffirms the belief that the teacher has to be firm in our approach,
एंड इन टुडेज वर्ल्ड चिल्ड्रन कैन नॉट बी टॉट विदाउट यूजिंग पनिशमेंट, कि भाई आप बच्चों को पनिशमेंट दिए बिना तो आप पढ़ा ही नहीं सकते हो। पनिशमेंट देना तो बच्चों के लिए आजकल बहुत ज़रूरी है, पनिशमेंट नहीं मतलब कुछ नहीं, ठीक है। और आपको अपनी फॉर्म अप्रोच में रहना है। ले स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन क्रिटिकल थिंकिंग, हम बार बार इसी चीज़ों की बात कर रहे हैं। प्रगतिशील शिक्षा पनिशमेंट पे नहीं करती, टेक्स्ट बुक्स पे नहीं करती, कंडीशनिंग और रीएनफोर्समेंट की प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग यानी समस्या समाधान और महत्वपूर्ण यानी आलोचनात्मक सोच पर आधारित है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा में शिक्षक होगा। शिक्षार्थी केंद्रित लर्नर सेंटर्ड मतलब लर्नर हो, शिक्षार्थी हो, स्टूडेंट हो, विद्यार्थी केंद्रित हो, या फिर चाइल्ड सेंटर्ड हो, बाल केंद्रित हो, सबका मतलब एक ही है। तो इन अ लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम द टीचर वुड बी एनकरेज चिल्ड्रन टू compete with each other for the marks to facilitate learning, बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए, अंकों के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करें। कि भाई आप मार्क्स के लिए एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हो और उसको आप प्रोत्साहित कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो। कि मान लो कल आपका दोस्त नहीं आया तो आप उसे दिखा नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो कल क्या कराया था इसमें, कि भाई वो आगे निकल जाएगा मुझसे। तो ये कंपटीशन को क्या एनकरेज करेगा एक टीचर लर्नर सेंटर्ड में? नहीं, कंपटीशन को एनकरेज नहीं करेगा कि एक दूसरे के साथ बच्चे compete करें, नहीं करेगा। यूज लेक्चर मेथड यानी मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान विधि पे, यानी मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग करें और फिर शिक्षार्थियों को उनके ध्यान देने के लिए आकलन करें। यूज लेक्चर मेथड टू एक्सप्लेन की फैक्ट्स एंड देन असेस द लर्नर्स फॉर देयर अटेंटिवनेस। भाई अब मुख्य आपने फैक्ट्स एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। अब आपने उनको बोला कि भाई आप उनको असेस कर रहे हो कि भाई वो कितने अटेंटिव थे क्लासरूम में, ठीक है। कि भाई उन्होंने ध्यान से सुना कि नहीं, आपको उन्होंने आपको आंसर ध्यान से दिया कि नहीं, फिर आप उन्हें डांट रहे हो कि तुमने ध्यान से सुना क्यों नहीं, मैंने तो आपको बताया था अभी। तो आप उनकी अटेंटिवनेस को टेस्ट कर रहे हो। तो ये क्या लर्नर सेंटर्ड में होना चाहिए? नहीं। प्रदर्शित करें कि वह अपने छात्रों से क्या करने की अपेक्षा करती है और उन्हें ऐसा करने के लिए दिशा निर्देश देती है। Demonstrate what she expects her students to do and then gives them guidelines to do the same. वो बच्चों को बता रही हैं कि मुझे आपसे ये अपेक्षा है और आपको ऐसा करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो उनको बताती है, उनको डायरेक्शंस देती है कि आप ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ठीक है। ऐसी विधियों को नियोजित करें जिनमें शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के सीखने के लिए पहल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। Employ such methods in which the learners are encouraged to take initiative for their own learning. अब ऐसे काम कराए जैसे अभी हम बात करते हैं प्रोजेक्ट्स क्लास में कराए, डिफरेंट एक्टिविटीज कराए, असाइनमेंट्स कराए, ठीक है। डिफरेंट आपके ग्रुप डिस्कशन हो। तो इसमें बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा अपने आप से कोशिश कर रहा है। आपने ग्रुप बना दिए क्लास में 5 बच्चों के अलग अलग, ऐसे करके आपने 5 ग्रुप बना दिए 25 बच्चों के, और फिर आपने उन्हें एक टॉपिक दिया, एक को एक टॉपिक दिया, एक को एक टॉपिक, पूरा चैप्टर कवर हो गया। अब वो 5 बच्चे आपने उन्हें जो टॉपिक दिया वो डिस्कस कर रहे हैं, और डिस्कस करके क्लास में सबके सामने। तो वो 5 बच्चों ने जो मेहनत करी वो 25 बच्चों में हो गई, उन 5 ने जो करी वो बाकी सबको पता चल गया। तो मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू सबको देखने मिल गया, बच्चे ने खुद ने इनिशिएट किया इन सारी एक्टिविटी से। तो हम ऐसे मेथड्स एम्प्लॉय करेंगे जहाँ से जो लर्नर है, जो शिक्षार्थी है, वो प्रोत्साहित हो ऐसे इनिशिएटिव लेने के लिए, एक्सक्यूज मी, ऐसे इनिशिएटिव लेने के लिए वो खुद से प्रोत्साहित हो, ठीक है। पहल करे कि भाई मैं आंसर करता हूँ मैम, मुझे समझ आ रहा है। तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करे और इंटरेक्शन भी करे। उससे क्या हो रहा है, उससे उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बढ़ रहा है, उससे क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ रहा है, फिर और उससे क्या हो रहा है, उससे बच्चा इनिशिएटिव यानी पहल करना सीख रहा है, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बच्चे का सेल्फ एस्टीम बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजों पे काम हो रहा है। तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि भाई बच्चा ये सारे काम कर रहा है, ठीक है। तो इन सब से ये हो रहा है, यानी बच्चे को हमें इनिशिएट कराना चाहिए और ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज कराना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ डी, ठीक है।
अब आज के लिए हम इतना ही करेंगे। मैं और कुछ, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कुछ नया, जहाँ हम बात करेंगे एनसीएफ की, हम बात करेंगे आरटीई एक्ट की। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में ये देखने के लिए जुड़े रहिए मौर्य गुरु के यूट्यूब चैनल से। थैंक यू।